हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें आज अपना दोस्तों पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का ये अपना प्री का पेपर लगता है, जिसमें दोस्तों 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न शामिल हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट वो आपको देकर जाना है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, आरएएस प्री मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने आरएएस प्री की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है फरवरी में। तो आपको टेस्ट है वो रोजाना देना है और अपनी तैयारी का आकलन करना है। ये मॉडल पेपरों का जो टेस्ट आप दे रहे हैं ये बाकी और सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप आरएस के मॉडल पेपर की अगर टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हैं तो दोस्तों आपको पटवारी के लिए भी उसके लिए फायदा होगा, आपको ग्राम सेवक के लिए भी उसके लिए फायदा होगा, सभी परीक्षाओं के लिए फायदा होगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, उदयपुर के झाडोल ब्लॉक में किस फसल की खेती को पुनर्जीवित करने की पहल की गई है? बताइए। पहला प्रश्न है, उदयपुर के झाडोल ब्लॉक में किस फसल की खेती को पुनर्जीवित करने की पहल की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाजरा। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाजरा। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों पर किस संगठन की गतिविधियों में भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले क्या था कि सरकारी कर्मचारियों को दोस्तों कुछ संगठन की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब वो जो प्रतिबंध लगाया गया था वो दोस्तों 1972 में लगाया गया था। कब लगाया था 1972 में ये प्रतिबंध लगाया था, जिसमें 17 जो ये संगठन थे इनकी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी है वो भाग नहीं ले सकते। लेकिन अब ये प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो संगठन कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि आरएसएस में ये भाग ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी। अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, तनोट बाबलियान पर्यटन सर्किट का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तनोट किसकी देवी है? तो दोस्तों सैनिकों की देवी है। यानी कि तनोट बाबलियान पर्यटन सर्किट का प्रबंधन है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों पास मिलता है और वो जो पास है वो तनोट माता ट्रस्ट है उसके द्वारा दोस्तों ये पास है वो दिया जाता है और भ्रमण है वो करवाया जाता है दोस्तों वहां पर। तो ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, RECPDCL द्वारा राजस्थान फोर्थ ए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट किस कंपनी को स्थानांतरित किया गया है? बताइए कौन सी कंपनी को स्थानांतरित किया गया है ये फोर्थ ए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को। अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को यह स्थानांतरित है वो किया गया है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़ में। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ में। ये आपको इसमें याद रखना है। 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कहां पर? तो ये जोधपुर में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में।
आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल सभी को पता होगा दोस्तों। बात हो रही है यहाँ पे सावंत सिंह की। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सावंत सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? बताइए, पशु पक्षियों को कौन सी शैली में विशेष स्थान मिला है? तो दोस्तों बूंदी शैली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी शैली में। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी की। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको हर प्रकार के मॉडल पेपर मिलेंगे, कोई इजी भी मिलेगा, कोई मीडियम भी मिलेगा, कोई हार्ड भी मिलेगा। तो आपकी तैयारी का आकलन है वो आपको हर तरीके से पता लग जाएगा कि आपको आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों जिस किसी ने भी एक बार अपना ये जो RS प्री का मॉडल पेपर को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट मित्रों जाइए क्लास को और लाइक कीजिए और आराध्या RS एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, रोजाना आपको मॉडल पेपर है वो मिलेगा। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पर देखिए रावण हत्था, जंतर, अलगोजा और कामायचा। बताइए, पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे ये जो अलगोजा है ये दोस्तों फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बताइए, तो वो है घूमर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, घूमर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य। भील जाति का लोकनाट्य पता चल गया होगा, यहाँ पे गवरी है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गवरी। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका मानसून के समानांतर होना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल सुरंग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लाला खान का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? लाला खान का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंगी सारंगी से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंगी सारंगी से। 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों सिरोही में है, गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर मंदिर की ऊंचाई पे अगर जोड़ दे तो 1727 मीटर हो जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बताइए, पाकिस्तान से नहीं मिलती वो जिला कौन सा है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हनुमानगढ़ की सीमा है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो वो है जयसमंद झील। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयसमंद झील। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? को बाघ के प्रथम चरण, यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि पूछा यह गया है कि इसमें जो राज्य में यानी कि राजस्थान में रणथंभौर बाघ परियोजना को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, यानी कि पहला चरण है वो कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्ष 1973 से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ष 1973 से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई है ये की जाती है कुओं एवं नलकूपों द्वारा, ये सिंचाई है वो की जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। इसमें देखिए राजस्थान जो उत्पादन में देश में प्रथम है, जो उत्पादन में दोस्तों प्रथम है, बिल्कुल सही है।
सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है, बिल्कुल सही बात है। चना उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पर है, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों एक दो तीन, तीनों कथन ही क्या है इसमें सत्य है, तीनों कथन ही है सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में चोलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों चोलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रखत, काकड़, डांग और रुद्र ये सभी क्या हैं। रखत, काकड़, डांग और रुद्र ये क्या है बताइए दोस्तों। ये वनों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, ये वनों के संरक्षण से संबंधित नाम है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कहां पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है। निम्न में से कहां पर है सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, ये गुलाबपुरा में है, गंगापुर में है, हनुमानगढ़ में है, लेकिन कोटा में ये कताई मिल स्थापित नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का संबंध है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों ये अनुप्रति योजना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कमजोर वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान है वो की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दोस्तों इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए कुछ पैसे है वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की सहायता के लिए है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत औषधीय पौधों को पौधशाला में विकसित कर निःशुल्क जनता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की है। बताइए, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत औषधीय पौधों को पौधशाला में विकसित कर निःशुल्क जनता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है, उसे बोलते हैं गरगर औषधि। ठीक है, उसे बोलते हैं गरगर औषधि। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है निर्यात उद्योग है, दूसरी तरफ प्रदेश में कुल निर्यातों में स्थान है, कुल निर्यातों में स्थान है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए खाद्य व कृषि उत्पाद, खाद्य व कृषि उत्पाद। तो दोस्तों इसमें जो राजस्थान का दोस्तों चौथा स्थान है, इसमें चौथा स्थान। और डायमंड उद्योग में दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान है। जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर दोस्तों राजस्थान का तीसरा स्थान है, और वस्त्र उद्योग के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 2 3 1, 4 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कब हुई। तो ये 3 जून 1961 को हुई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 जून 1961 को। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं है। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, तांबा, अभ्रक और गिया पत्थर। जस्ता, तांबा, अभ्रक और गिया पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का वह उद्योग जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करना चाहती है। राजस्थान का वह उद्योग जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करना चाहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बीकानेर भुजिया उद्योग, बीकानेर भुजिया उद्योग। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दरबारा सिंह।
दोस्तों दरबारा सिंह का जो निधन है वो पद पर रहते हुए हुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए रचित बादली ग्रंथ है, रचित बादली ग्रंथ है ये दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। कनक सुंदर है ये शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित ग्रंथ है। रूठी रानी पुंडरीक रत्नाकर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रूठी रानी जो ग्रंथ है ये दोस्तों केसरी सिंह बारट द्वारा रचित है। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारट के द्वारा, केसरी सिंह बारट के द्वारा दोस्तों ये रूठी रानी ग्रंथ है वो रचित है। संगीत राज है ये राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, विजयदान देथा द्वारा रचित बातारी फुलवारी किस विषय पर आधारित है? बताइए, विजयदान देथा द्वारा रचित ग्रंथ है बातारी फुलवारी किस विषय पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन से विषय पर? तो ये राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह पर यह आधारित है बातारी फुलवारी। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन, नियंत्रण, परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापना की गई दोस्तों ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? राजस्थान में ये अश्व विकास कार्यक्रम है वो कहाँ चलाया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, ये चलाया जा रहा है सिवाना बाड़मेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिवाना बाड़मेर में। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जमुनापरी नस्ल की बकरियां राज्य में कहाँ पाई जाती है? बताइए ये बकरियां कहाँ पाई जाती है, जमुना परी नस्ल की बकरियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में ये पाई जाती है जमुनापरी नस्ल की बकरियां। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ रण कहलाता है? बताइए गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ रण कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है कांकरेज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कांकरेज का मूल स्थान है वो गुजरात का कच्छ रण कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गेहूं की बोनी किस्म के लिए खोजा गया सर्वप्रथम जीन था? गेहूं की बोनी किस्म के लिए खोजा गया सर्वप्रथम जीन था तो वो कौन सा था? तो वो था नोरिन 10, नोरिन 10। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जवार की पत्तियों में गर्मी के गर्म दिनों में कौन सा एल्काइड पैदा हो जाता है? बताइए जवार की पत्तियों में गर्मी के गर्म दिनों में कौन सा एल्कलाइड पैदा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें धुरीन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धुरीन। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परचिनकारी पित्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों ये किससे संबंधित है? परचिनकारी यानी कि पित्राड्यूरा। दोस्तों ये एक शैली है जिसका मुगल काल में स्थापत्य कला में निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना वो कहलाता है दोस्तों पित्राड्यूरा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पुराणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी संख्या 18 है, बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों की चर्चा है, बिल्कुल सही है। पद्म पुराण में राधा की चर्चा है, बिल्कुल सही है। पुराणों के रचयिता महर्षि विश्वामित्र है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों पुराणों के जो रचयिता है वो महर्षि विश्वामित्र नहीं, कौन माने जाते हैं? वेद व्यास, वेद व्यास माने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में से
किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा है? तो वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है वो। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में दोस्तों नाम कौन क्या था? अवंतिका, अवंतिका नाम था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अवंतिका। नेक्स्ट आगे देखिए, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। कथन ए देखिए दोस्तों, कथन ए देखिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला कथन है वो इसमें सत्य है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ए और आर दोनों सही है, और कारण आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें चोल। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चोल। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को हराया। तो दोस्तों मराठा को किसने हराया था अपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अफगानों ने हराया था। दोस्तों किसने? अफगानों ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 को है, वो दोस्तों लड़ा गया था। अफगान अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुगलकालीन रचनाओं का मुगलकालीन रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रचना है और सूची सेकंड में रचनाकार है। दोस्तों देखिए, हुमायूंनामा ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अब्बुल फजल के द्वारा की गई, और बाबरनामा ग्रंथ की रचना बाबर के द्वारा की गई, और आलमगीरनामा ग्रंथ की रचना है वो मोहम्मद काजिम के द्वारा की गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में रचित भारतीय गणित शास्त्र की पुस्तक लीलावती के रचनाकार हैं। 12वीं शताब्दी में रचित भारतीय गणित शास्त्र की पुस्तक लीलावती के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भास्कराचार्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भास्कराचार्य। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जहांगीर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है हम्पी के अंदर। कहाँ पर है? हम्पी में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये हम्पी में है। और ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था इसका निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो कौन थे? तो दोस्तों सभी को पता होगा, महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति हैं वो थे दोस्तों हकीम खां सूर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हकीम खां सूर। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो कौन सा एक प्रस्ताव है वो इस पैम्पलेट में था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो दी वे आउट जो पैम्पलेट निकाला गया था
इसमें क्या था? तो दोस्तों इस पेम्पलेट में एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव में दोस्तों देखिए संवैधानिक गतिरोध का हल था, संवैधानिक गतिरोध का उसमें हल था। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संविधान गतिरोध को हल करना था, ये मुख्य विषय था उसका। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? बताइए दोस्तों, सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों लाहौर में तो हुआ था 1930 में, और ये हुआ था दोस्तों 1931 में। कराची में हुआ था 1931 में। ठीक है, और इसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प प्रारूपित है वो किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस ने। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया तथा भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो दोस्तों ये किया था किसने? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने ये अस्वीकार किया था नाइटहुड की उपाधि और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ है कृति। एक तरफ लेखक है तो दूसरी तरफ है कृति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है इसमें देवी चौधरानी। कौन सा? देवी चौधरानी जो ग्रंथ है वो दोस्तों इसमें लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो है दोस्तों नील दर्पण। कौन सा है? नील दर्पण। और प्रेमचंद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है शतरंज के खिलाड़ी। और देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया ग्रंथ है चंद्रकांता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फैज अहमद फैज ने। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने की थी? तो ये अरविंद घोष ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरविंद घोष ने। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दादाभाई नौरोजी ने। आगे देखिए, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था? योम किप्पर युद्ध दोस्तों ये युद्ध है, ये लड़ा गया था इजराइल तथा अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे।
दोस्तों ये इजराइल और अरब देशों के बीच में लड़ा गया था, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे, इनके बीच लड़ा गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों कौन? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें शिमला सम्मेलन में, शिमला सम्मेलन में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिमला सम्मेलन में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कब, बताइए कब प्रारंभ किया था आमरण अनशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कम्युनल अवार्ड के समय, कम्युनल अवार्ड के समय इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों कम्युनल अवार्ड के समय है वो किया गया था, और 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था ये। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। बताइए कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय इसमें गलत दे रखा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है वो गोरखपुर में है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में रेलवे में 18 जोन है, जिसमें सबसे नवीनतम जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है किसानों की डीजल तथा केरोसिन से निर्भरता समाप्त करना तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों से जोड़ना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय वन है और सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय वन या वन्य जीव अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में समीपवर्ती नगर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट में दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव है, ठीक है। अब देखिए सूची सेकंड में समीपवर्ती नगर है, समीपवर्ती नगर है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए चंद्रप्रभा, दोस्तों चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? वाराणसी में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? वाराणसी में। और करेरा, करेरा है दोस्तों ये झांसी में है। और जयसमंद ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जयसमंद है ये उदयपुर में है। और नाहरगढ़ का है तो ये जयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-2-5-1, 4-2-5-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4-2-5-1 कौन से ऑप्शन में? सी नंबर के ऑप्शन में ये अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो बताइए कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई।
बाकी कोचीन है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चेन्नई नहीं आता। ये आपको विशेष तौर पर है वो इसमें याद रखना है दोस्तों। जो विशाखापट्टनम है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, और बल्कि चेन्नई है ये दोस्तों एक कृत्रिम बंदरगाह है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। केरल के कई भागों में कई मूल्यवान खनिज है वो पाए जाते हैं। अब वो खनिजों के नाम अपने को यहाँ पर बताने हैं, और कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है दोस्तों। अब इसमें देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे इल्मेनाइट ये नहीं पाया जाता, जिस्कोन पाया जाता है, और इसके साथ ही दोस्तों सिल्मेनाइट भी पाया जाता है। ठीक है, सिल्मेनाइट भी पाया जाता है। टंगस्टन नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर इसमें जिस्कोन जिस्कोन और सिल्मेनाइट ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 है वो इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 2 और 3। कूट भाषा में देखिए 2 और 3 कौन से ऑप्शन में, बी नंबर के में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, तो वो है कर्नाटक पठार। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक पठार। यहाँ पे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, दुलस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, ये चिनाब नदी पर है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चिनाब नदी पर है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत को अटल टनल पार करती है? निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें पूर्वी पीर पंजाल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी अवस्थित है? राइट आंसर इसमें ताप्ती नदी है, ये रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खादर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये खादर मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है दोस्तों। खा न, याद रखना दोस्तों, खान यानी कि खादर, न नई मृदा, नई मृदा कहां से आएगी, तो बाढ़ के मैदानों में ही आएगी नई मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो जिसने भी आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट जाके लाइक कीजिए। मॉडल पेपर की सुविधा है वो आपको निःशुल्क मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ उठाना है। और दोस्तों रोजाना आप अगर मॉडल पेपर का टेस्ट देते रहोगे तो आपकी बाकी तैयारियां भी जो भी है, पटवारी, ग्राम सेवक, सीईटी हो, चाहे वो अदर एग्जाम हो, एलडीसी हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, पशु परिचर हो, वो उसकी तैयारी का आकलन आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे कितने % सही हो रहे हैं। तो टारगेट आपको आरएस रखना है। तो देखिए, और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, आरएस प्री 2025 मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक संसाधन सर्वाधिक कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक है राजस्थान में होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है?
जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियां। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए दोस्तों क्या है, विख्यात है। तो ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये चिकमंगलूर शहर है, ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है और यह बाबा बुदन की पहाड़ी पर स्थित है और ये कॉफी और चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, शर्करा इसमें ये गलत हो जाएगा। और मांड्या है, ये जो मांड्या है ये मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड मांड्या शहर में ये स्थित है। तो ये जो कॉफी है ये गलत, यानी कि कॉफी और शर्करा यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ऊपर आएगा चिकमंगलुरु में कॉफी और मांड्या में आएगा शर्करा, तो ये दोनों ही गलत है। तो बताइए, अपने को बताना था कौन सा सही है, तो इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। बताइए कौन सी विशेषता भारत के एक राज्य की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। उसके मध्य भागों में कपास का उत्पादन होता है। उसके मध्य भागों में कपास का उत्पादन होता है। और देखिए दोस्तों, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो दोस्तों बताइए, कौन से यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, किस राज्य की बात की जा रही है दोस्तों, कौन से राज्य की विशेषता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुजरात की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर गुजरात की। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 81 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? बताइए, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो वो है दोस्तों इसमें डोप्सन। डोप्सन, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, डोप्सन। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलवे क्षेत्र में शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेलवे क्षेत्र में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिडनी से पर्थ। सिडनी से पर्थ, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सिडनी से पर्थ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब यूरोपीय संघ के रूप में परिवर्तित हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब यूरोपीय संघ के रूप में परिवर्तित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1995 ईस्वी में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनजातियों को उनके मूल देशों के साथ सुमेलित कीजिए। जनजातियों को उसके मूल देशों के साथ में सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में जनजातियां हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर मूल देश दे रखे हैं। यहाँ पर मूल देश दे रखे हैं दोस्तों। देखिए, किर्गिज, दोस्तों जो ये किर्गिज जनजाति है, ये दोस्तों बताइए कहाँ पाई जाती है? तो ये किर्गिस्तान में पाई जाती है। और माओरी है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुल्लू है, ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। और मसाई है, ये केन्या में पाई जाती है, ये जनजातियां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्धों का ठंडा पानी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना, अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध के ठंडे पानी में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कथन है वो इसमें सही है? देखिए,
यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के विपरीत है, भारत में दोहरी नागरिकता यानी कि दोहरी न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, तो है। तो पहला कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अधीन संघ एवं राज्यों के लिए एकल एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठन में अलग अलग राज्यों में हल्का अंतर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है, सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। मुस्लिम लीग के बहिष्कार से दोस्तों जो प्रमुख कारण था वो कारण क्या था, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है। तो दोस्तों ये प्रभावित है किससे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक है, और उसके बाद में दोस्तों कनाडा से है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से इतना प्रभावित नहीं है। संघीय स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पहला और दूसरा कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए, कोई व्यक्ति जिसने कभी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। ये कथन गलत है। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। दोस्तों दोनों कथन है वो इसमें गलत है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों ही इसमें असत्य है, न तो पहला और न दूसरा। आगे देखिए, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के तहत अंतर्गत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों, देखिए ये 76 ही गलत है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन आएगा इसमें। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें, सॉरी 1 और 2 नहीं, 2 और 3 सही है, पहला तो गलत है ही। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो दोस्तों वो थे PN भगवती। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, PN भगवती। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान निर्माण के लिए बनी संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों में कौन मूल रूप से कांग्रेसी था। भारतीय संविधान निर्माण के लिए बनी संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों में कौन मूल रूप से कांग्रेसी था। तो दोस्तों कौन मूल रूप से कांग्रेसी था, तो वो था दोस्तों KM मुंशी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, KM मुंशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया। बताइए, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन है वो किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन है वो दोस्तों प्रांतों की विधानसभा से किया था, प्रांतों की विधानसभा से किया था। तो यहाँ पर दोस्तों संघीय व्यवस्थापिका गलत हो जाएगा, भारत की जनता गलत हो जाएगा, इसमें
एक नंबर का ही ऑप्शन यानी कि ए नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है तो वो है दोस्तों पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है, बताइए राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं? तो दोस्तों राजकोषीय घाटा है वो बोलते हैं किसको? तो ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट में मरुस्थल है, सूची सेकंड में देश है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ है, कौन से देश में है? तो ये अल्जीरिया देश में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये चीन में है। काला हरी मरुस्थल है वो कहाँ है? तो ये बोत्सवाना में है। और सोनोरन है वो कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है। रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता और उद्यमिता प्रशिक्षण देना। ये रूडसेट संस्थान प्रारंभ करने का उद्देश्य है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए केसरी सिंह बारट के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन है वो दे रखे हैं केसरी सिंह बारट से संबंधित है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, कौन सा कथन है इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए केसरी सिंह बारट ने चेतावनी व चुंगटिया नामक रचना की जिसने महाराणा फतेह सिंह को प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने दोस्तों वर्ष 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की जो एक क्रांतिकारी संस्था थी, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है राजकोषीय तथा राजस्व दोनों घाटों से संबंधित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए पेट्रोनेट, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलोर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है, बिल्कुल सही है। बेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है, ये भी बिल्कुल सही है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी में परिवर्तन की अनुमति देना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? कौन सा एक सही कथन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सेवा कर। सेवा कर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें सेवा कर में केंद्र सरकार द्वारा
उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सेवा कर। नेक्स्ट आगे देखिए, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपक्रमण MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपक्रमण MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ई गवर्नेंस। आगे देखिए 106 नंबर प्रश्न है, GII का पूर्ण रूप है। GII का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये GII का पूर्ण रूप है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 324। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के किस जिले में आरंभ किया गया है? बताइए, प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के किस जिले में आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है वो सत्य है वो बताना है। देखिए, इससे मानव के स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याओं का हल संभव है, बिल्कुल सही है। इस प्रौद्योगिकी से किसी भी प्रकार के खतरे की कोई संभावना नहीं है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, इससे खतरे की संभावना बढ़ जाती है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल कथन है वो पहला ही क्या है? सही है। पहला ही कथन है वो इसमें क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल एक, केवल एक ही है वो इसमें सही है। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कॉस्मिक किरणें हैं दोस्तों, कॉस्मिक किरणें हैं, तो वो कौन सी कॉस्मिक किरणें हैं? तो यहाँ पर देखिए, आवेशित कण है, ये कॉस्मिक किरणें हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की दोस्तों बताइए चाल या द्रव्यमान, ऊर्जा या भार, बताइए घट जाती है बढ़ जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कि चाल है वो घट जाती है, तब अणुओं की चाल है वो घट जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, सितार का तार खींचने से तार में, सितार का तार खींचने से तार में क्या होता है? तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब वाष्प द्रव में बदलता है तो, जब वाष्प द्रव में बदलता है तो दोस्तों यह उष्मा का उत्सर्जन करता है, तो यह उष्मा का उत्सर्जन करता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साधारण कांच है दोस्तों, साधारण कांच है वो क्या है? तो कैल्शियम तथा सोडियम सिलिकेट है ये साधारण कांच। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों, धावन सोडा का जो सूत्र है वो क्या है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, धावन सोडा का जो सूत्र है वो है दोस्तों Na2CO3.10H2O, ये है दोस्तों धावन सोडा का सूत्र। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर देखिए, ये 2 और 3 है, ये सही तरीके से नहीं लिखे गए, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वाधिक सहनता किसमें होती है? सर्वाधिक सहनता किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है शहद, शहद की सर्वाधिक सहनता है वो होती है, याद रखना। सहनता है ये द्रव का गुण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देता है क्योंकि, डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन की सलाह देता है क्योंकि दोस्तों इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए पीत ज्वर है एक, पीत ज्वर है एक, तो ये क्या है, तो ये विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विषाणु जनित ज्वर है ये, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन पाचन किसके द्वारा होता है, सेल्यूलोज का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों सहजीवी जीवाणु के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हीमोफीलिया रोग है एक, हीमोफीलिया रोग है एक, तो दोस्तों ये आनुवांशिक रोग है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें K2, कौन सा है, K2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, K2। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सोनार में प्रयुक्त होती है, सोनार में क्या प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों इसमें अवश्रव्य तरंगे है वो प्रयुक्त होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खमीर उत्तम स्रोत है, खमीर किसका उत्तम स्रोत है, तो दोस्तों खमीर है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्तम स्रोत है, ये बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त होने वाली विकिरण है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त होने वाली विकिरण है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों अल्ट्रासाउंड, कौन सी है, अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों मांसपेशियों नसों के दर्द के उपचार के लिए अल्ट्रासाउंड जांच की जाती है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 125 नंबर का प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान राजस्थान के किस नवाब ने टाटा टोपे का साथ दिया था, तो दोस्तों टाटा टोपे का साथ दिया था देवली के नवाब, कौन, यानी कि टोंक के नवाब ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों देवली के नवाब ने, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न है, उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार, देखिए उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ, तो दोस्तों ये आंदोलन है वो कहां पर शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था बिजोलिया में, ठीक है, और वही जो सबसे लंबे समय तक चला था, 44 वर्षों तक चला था, तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था ये, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था, तो 1915 में संभाला था दोस्तों, देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो 1916 से 1923 तक चला था, और उसका जो नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया था, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो महमूद गजनवी से युद्ध किया तो वो लोक देवता कौन थे, तो वो थे गोगा जी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोगा जी। नेक्स्ट आगे देखिए, 18 अप्रैल 1948 को किस रियासत के विलय के बाद राजस्थान संघ को संयुक्त राजस्थान संघ नाम दिया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ये ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का प्रधान निम्न में से कौन था, महाराणा प्रताप का प्रधान निम्न में से कौन था, तो दोस्तों कौन था, तो वो था भामाशाह, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भामाशाह। आगे देखिए, 131 नंबर का प्रश्न है, आंख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों ये निर्भर करता है आइरिस में, आइरिस में निर्भर करता है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम दोस्तों जिसका नाम है वो रेटिनिन है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेटिनिन। नेक्स्ट
आगे देखिए, यहाँ पर 133 नंबर का प्रश्न है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो दोस्तों उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। 134 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों बहुगुणिता। बहुगुणिता, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पार्किंसन रोग के उपचार के लिए किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? पार्किंसन रोग के उपचार के लिए किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आवर्ड कार्लसन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आवर्ड कार्लसन, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में नितिन दाईं ओर से 12वां है। नितिन दोस्तों क्या है? दाईं ओर से 12वां है, ठीक है। तथा महेश बाईं ओर से 12वां है, तो महेश बाईं ओर से 12वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो महेश बाईं ओर से 28वां हो जाता है। तो बताइए कि नितिन का नया स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा? तो दाईं ओर से कौन सा होगा? तो दोस्तों सीधा सा है भाई, ये दोनों 12वें स्थान पर थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 28वां स्थान होगा। भाई उसका 12वां था तो उसका भी 12वां था, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेंगे तो क्रम संख्या तो वही रहेगी, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? जो एक अन्य 3 से भिन्न है, तो देखिए यहाँ पे पपीता, बैंगन, नारंगी, आम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पपीता, नारंगी और आम ये तीनों क्या है? फल है। बैंगन है वो क्या है? सब्जी है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख है टाई कमीज और पतलून के संबंध को प्रदर्शित करता है? टाई कमीज और पतलून, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों अलग अलग चीज है, टाई भी अलग है, कमीज भी अलग है, पतलून भी अलग है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं लास्ट का ही अक्षर पढ़ रहा हूँ, सांकेतिक भाषा में पूनम के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है? पूनम के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूनम कौन से वर्ड में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पूनम इज ब्यूटीफुल, जिसका कोड है 842। कितना है? 842। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, उत्तर भी देखिए 842 इनमें से ही होगा। अब यहाँ पे 842 के अंदर बाकी और कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? देखिए 4 7 3 और 7 5 9, इनमें कौन सा कॉमन है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक तो 4 कॉमन है, तो 4 से दोस्तों ये 4 कट गया, 473 वाला 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों अब अपने पास बचे क्या? 2 और 8, 2 और 8 है। अब दोस्तों देखिए पूनम इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देखिए ये इज और कहीं भी आ रहा है क्या? ये देखिए सी इज लवली, तो सी इज लवली। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर देखिए पूनम इज ब्यूटीफुल, और यहाँ पर 473 का सी इज लवली, तो यहाँ से, और 759 का सी लव्स हरीश। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक तो इसमें 4 कट गया, ठीक है, और दूसरा इसमें देखिए सी, यहाँ पे इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो इसमें देखिए कॉमन दोनों में अक्षर कौन सा आ रहा है? 7 का आ रहा है, तो 7 है वो उसको भी काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सा है अपने कोड, ये कौन सा होगा? या तो 8 होगा या 2 होगा, दोनों में से ही एक होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए भाई, 4 कट गया, अपने पास बचा क्या? 8 और 2, जो कि अपन है वो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है तय नहीं किया जा सकता, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में एनएपी को MZR लिखा जाता है?
उसी सांकेतिक भाषा में डीओजी को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उसी सांकेतिक भाषा में डीओजी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए एन है वो कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे। ए है वो 1 नंबर पे और पी 16 नंबर पे। एम है वो 13 नंबर पे और जेड 26 नंबर पे और आर है वो 18 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें -1 और +2 का रूल चल रहा है। तो डी में से एक गया तो क्या बचा? सी। और ओ में से एक गया तो क्या बचा? एन। और इसमें +2 करना है तो एच आई। ठीक है, तो सी एन आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, लुप्त संख्या अपने को ज्ञात करनी है। देखिए ये 5 कैसे आए वो अपने को बताना है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और एक एक का स्क्वायर कितना है? तो दोस्तों ये 1 का स्क्वायर 1 है। तो यानी कि 4 + 1 कितना? 5। इस तरफ चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 कितने आ गए? 25। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 1 का स्क्वायर कितना? 1 तो कितना? 10। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना? 25 और 10 का स्क्वायर कितना? 100 तो कितना हो गया? 125। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यदि ए का अभिप्राय प्लस, यदि दोस्तों ए का अभिप्राय क्या है? प्लस है और दोस्तों बी का अभिप्राय, दोस्तों यहाँ पर बी का जो अभिप्राय है वो दोस्तों देखिए सही से टाइप नहीं हुआ है तो आप इसको छोड़ देना। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा करवा देंगे कभी। देखिए 143 से 144 प्रश्न तक है, अपने को इस ग्राफ और तालिका का अध्ययन करके अपने को उत्तरों को देना है। देखिए 2007 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश 9%, उत्तर प्रदेश 25, कर्नाटक 15, तमिलनाडु 12, केरल 8, बिहार 20, महाराष्ट्र 11। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए राज्यों की कुल जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? 25 लाख है। दोस्तों कितनी है? 25 लाख है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर देखिए इसमें लिंग पुरुष महिला और साक्षरता निरक्षर भी अनुपात में दे रखे हैं। प्रश्न देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल मिलाकर साक्षरों की संख्या आसन है। दोस्तों देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो दोस्तों देखिए आप ये डायग्राम में बार बार ऊपर नीचे जाऊंगा तो ये क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र की जनसंख्या निकालनी है और कर्नाटक की जनसंख्या निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र की देखिए यहाँ पे 11 है, कर्नाटक की 15 है, कुल जनसंख्या कितनी है? 25 लाख। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें 25 लाख यानी कि 11/100 इंटू 25 लाख। ठीक है, बस 25 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 11 इंटू 25/100। तो ये इस प्रकार इसको काट लीजिए तो काटोगे तो ये 4 बार कट गया और यहाँ पे दोस्तों 11 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2.75 लाख। ये 2.75 लाख तो हो गई दोस्तों किसकी? महाराष्ट्र की। उसी प्रकार कर्नाटक की भी अपने को निकालनी है कितनी? 15%। तो 25 का 25/100 इंटू 15% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15/100 इंटू 25 लाख तो ये वापस से ऐसे कट गया तो कितना हो गया? 3.75 आएगा इसका। 3.75 आ गया किसका? कर्नाटक का। अब साक्षरों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। फिर इन दोनों को दोस्तों क्या करना है? प्लस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको डायग्राम साथ में दिखेगा तो ऑटोमेटिक आप इस क्वेश्चन को है वो आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4.5 लाख आएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। उसी प्रकार ये भी दोस्तों ऐसे होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में कुल मिलाकर पुरुषों की संख्या दिए हुए सभी राज्यों की कुल जनसंख्या का आसन प्रतिशत है होगी तो दोस्तों ये 25% होगी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6250 का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। दोस्तों 1 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा, देखिए यहाँ पे समय है वो अर्धवार्षिक दे रखा है। ठीक है,
मूलधन है वो 6250 दे रखा है, दर 12% दे रखी है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब यहाँ पे जो दर है वो आधी हो जाएगी, यानी कि 6% हो जाएगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर देखिए 6250 1 प्लस 6/100 समय का स्क्वायर यानी कि माइनस और 1, बस ये सूत्र लगाना, वो मूलधन वाला, मूलधन प्लस 1/10/100 स्क्वायर माइनस 1। तो ये सूत्र लगाओगे तो आप ऑटोमेटिक इसको सोल्व कर लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 772.50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राम 7 रुपए प्रति किग्रा चावल और 5 रुपए प्रति किग्रा चावल को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रित चावल का मूल्य 6:50 किग्रा प्रति किग्रा हो जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये 7 और ये 5 रुपए। अब यहाँ पर किस अनुपात में, देखिए मिश्रित मूल्य कितना है, तो ये 6.50 है। तो दोस्तों देखिए कितना अंतर है, तो इसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों 1.50 का। ठीक है, और इसमें अंतर कितने का है, तो दोस्तों इसमें 0.50 का है, 0.50 का। अब दोस्तों सीधा सा है, आप इसको दो मतलब अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको आप 1 लिख सकते हैं तो इसको 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित सारणी में वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है, इसकी माध्यिका क्या होगी। दोस्तों माध्यिका का सूत्र लगा लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F N/2 माइनस F वाला सूत्र लगा लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, तो संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालनी है। तो ये दोस्तों 3, ये 10 और ये और प्लस करते हुए चलिए, यहाँ पे 22, ये 28 और ये 30। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 30 आ जाएगा। f बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, f बराबर कितना, 12। और दोस्तों माध्यिका वर्ग का अंतराल है वो 8 से 10 हो जाएगा इसमें। बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसका राइट आंसर 56/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 148 नंबर का प्रश्न है, अगर धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर के बदले 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो साधारण ब्याज 30 रुपए अधिक होता, तो रकम बताएं। दोस्तों देखिए, माना कि मूलधन अपन मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो दोस्तों मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो यहाँ पर x मूलधन मान लिया अपन ने, इंटू दर 15 के बदले 17 की गई, तो यहाँ पर दोस्तों 17 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब उसके अलावा दोस्तों देखिए माइनस, अब एक में देखिए, एक में तो है 17% और एक में है 15, तो यहाँ पर माइनस है x इंटू 15 इंटू 5/100। बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 17×5 85, 17×5 और 15×75, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा और ये इंटू 30 हो जाएगा, तो ये 3000 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 85x माइनस 75x बराबर 3000। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आया, माइनस किया तो दोस्तों 10। अब 3000 में 10 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 300। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, एक थैले में 3 सिक्के यानी कि 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के भरे हैं, जो 3:8:20 के अनुपात में सिक्कों की कुल संख्या अनुपात यानी कि होगी अनुपात में, उनका मूल्य दोस्तों 372 रुपए। टोटल मूल्य कितना है, 372। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपातों का योग है वो कितना हो रहा है, तो 3 और 8 11 और 20 31। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है वो अपने को निकालना है। सिक्कों के मूल्य का अनुपात अपन निकालेंगे तो देखिए 1 रुपए के तो कितने सिक्के हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अनुपात। और दोस्तों देखिए 25 पैसे के 20 सिक्के, 25 पैसे के 20 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए, तो 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए हो गए। और इसके हो गए दोस्तों 50 पैसे के 8, तो यानी कि 4। तो बस 3, 4, 5 अनुपात है वो अपने पास में आ गया। ये अपने पास में रुपए हैं, ठीक है। और कुल सिक्कों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। उनका कुल मूल्य 372 रुपए है वो यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 और 5 12। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं एक एक अलग अलग, जैसे 3/12 इंटू 3/12 इंटू कितने, 372 है, 372, बस काट लीजिए इसको। उसी प्रकार इसका भी निकालना है तो 4/12 इंटू 372 और 5/12 इंटू 372, ये सभी के निकाल लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों जो अपना अनुपात है वो उससे, जैसे 1 रुपए के 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे के 8 है, तो उस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई करते जाइए और आपके राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। वो है यहाँ पे सिक्कों की संख्या है वो 961 है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 150 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 0.03 स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.03 प्लस 0.01 का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको अपन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार माइनस और एक बार प्लस लिख सकते हैं ऐसे। 0.03 माइनस 0.01 बटे, और एक बार इसको दोस्तों अपन प्लस में लिख सकते हैं ऐसे 0.03 प्लस 0.01 बटे, दोस्तों यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि 0.03 माइनस 0.01। तो यहाँ पर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 0.03 को 0.01 से जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.04। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये RS प्री का जो पहला नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी आपको बताना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।